नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड खुले बाजार से हर साल 1000 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। उत्तराखंड लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा और भागीरथी में 50% बनाई जा चुकी 7 परियोजनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि इनके निर्माण की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य की अन्य नदी घाटियों धौलीगंगा, गौरीगंगा समेत गंगा और उनकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के विकास के लिए भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के रास्ते में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने का आग्रह किया है। दिल्ली दौरे से पहले देहरादून में आज सीएम धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की 2 नदियों को चिन्हित करने और उनको फिर से जीवित करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि इनमें से एक नदी गढ़वाल मंडल और एक नदी कुमाऊं मंडल से चुनी जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि जंगल की आग को देखते हुए छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं, इसमें लोगों की भी मदद ली जाए। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों के रोजगार पर भी फोकस किया जाए। जलागम विभाग हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज हम जलागम के अंतर्गत जो सारा का गठन किया गया है, उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, धारे, नौले, काड़, गधेरे, उन सब का फिर से उनको रिचार्ज किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम करने वाली महिलाओं को आज वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान दिया गया। इसके साथ ही अच्छा काम करने वाली 32 आंगनबाड़ी वर्कर्स को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर ने तीलू रौतेली पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपए की धनराशि भेंट की। पिथौरागढ़ की शकुंतला दताल को गांव में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाओं के लिए काम करने पर सम्मानित किया गया। रुद्रप्रयाग की विनीता को गुलदार के हमले में अपनी सास को बचाने के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। लोक गायन क्षेत्र में पद्मश्री माधुरी बर्थवाल को भी तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा प्रीति गोस्वामी, नेहा देवी, संगीत राणा, अंकिता ध्यानी, मनदीप कौर को भी सम्मानित किया गया। पुरुष लोग नहीं कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकते, वो काम करके दिखाया मैंने अपने समाज में। और सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनको जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागरूक किया और सड़क क्षेत्र को, वंचित लोगों को जो है, क्षेत्र को जो है क्या रोड से जोड़ने का काम किया। प्रदेश की 13 जनपदों से 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार आज दिया गया है। निश्चित रूप से ये 13 महिलाएं संबंधित जनपदों में बड़ा आदर्श जिन्होंने स्थापित किया है, अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। ये उनके कार्यों को एक सम्मान जो राज्य सरकार दे सकती है, वो आज उनको दिया गया है। अल्मोड़ा में सल्ट के विधायक महेश जीना और बीजेपी नेता हंसा नेगी के बीच उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल भर से बीजेपी के दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। यही नहीं, इनके बीच जारी लड़ाई की ऑडियो क्लिप भी जमकर वायरल हुई और अब बीजेपी नेताओं की जंग पुलिस की दहलीज तक जा पहुंची है। बीजेपी नेता हंसा नेगी कभी कांग्रेस के झंडा बरदार हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ये बीजेपी में शामिल हो गए। सल्ट के पूर्व विधायक दिवंगत सुरेंद्र जीना से इनकी करीबी जगजाहिर रही। सुरेंद्र जीना के निधन के बाद हंसा नेगी विधायक महेश जीना के भी काफी करीब रहे, लेकिन साल भर से दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई है। हालात ये है कि हंसा नेगी ने विधायक महेश नेगी के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ी हुई है। कभी जिगरी दोस्त रहे दोनों बीजेपी नेता आज एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मेरे बेटे को उसके द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, तो उसके द्वारा इसमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं
कि जिस प्रकार इसको पहले जिला बदर किया गया था, इसे फिर पुनः इसकी फाइलों के बारे में सोचा जाए और इसको दोबारा क्षेत्र से जिला बदर किया जाए। जिस मोबाइल से उनको धमकी दी गई है उस मोबाइल नंबर को फेसबुक पे डालें, पत्रकारों को दें और क्या क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दें। अगर मेरी गलती है, मेरे को जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इन्होंने मेरे साथ परसों PWD में जो घटना की है, 150 लोग हरियाणा से ला के मेरे को पीटने की साजिश करी थी। विधायक महेश जीना की माने तो हंसा नेगी फोन पर उनके बेटे, पत्नी और उन्हें लगातार धमका रहे हैं। विधायक के बेटे ने हंसा नेगी के खिलाफ बतरौज खान थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जबकि हंसा नेगी ने विधायक पर हरियाणा के गुंडों की मदद से मारपीट के आरोप लगाए हैं। बीते दिनों भी दोनों के बीच रानीखेत में जमकर बवाल हुआ था। दोनों नेताओं की जो ऑडियो क्लिप वायरल भी हो रही है, उसमें दोनों नेता एक दूसरे को इस कदर गाली गलौज कर रहे हैं कि वो आपको सुनाने लायक भी नहीं है। सल्ट विधायक जी की तरफ से एक तहरीर थाना बतरौज खान में दी गई है, जो कि तहरीर धमकी दिए जाने के संबंध में है, जिस पर थाना बतरौज खान में मुकदमा पंजीकृत करके उस पर आगे की कार्रवाई। बीजेपी नेताओं के बीच मचे इस गदर से पार्टी का अनुशासन भी तार तार हो रहा है। साल भर से दोनों नेताओं के बीच जारी युद्ध सार्वजनिक है, बावजूद इसके सब कुछ जानकर भी पार्टी हाईकमान अनजान बना हुआ है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व कोई ठोस कदम उठाता है या फिर सब कुछ यूं ही चलते रहना है। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला की चेन छीन ली। बदमाशों की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला अपने बच्चे को ट्यूशन से लेकर स्कूटी से आई थी और अपने घर के बाहर ही खड़ी थी कि तभी दोनों बदमाश आए और चेन छीन कर ले गए। कांवड़ मेला समाप्त हो गया है, लेकिन अब पुलिस को कांवड़ मेले में आए उन हुड़दंगियों की तलाश है जिन्होंने मेले में आकर अराजकता फैलाई। देखिए रिपोर्ट। अगस्त को कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन इस साल चलने वाले कांवड़ मेले में कई प्रकार के हुड़दंगी भी देखने को मिले हैं। कई हुड़दंगियों ने हरिद्वार, ऋषिकेश और टिहरी में अलग अलग जगहों पर आम जनता से मारपीट की, जिनके खिलाफ पुलिस ने अलग अलग थानों में 1 दर्जन मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जिनमें 9 हुड़दंगियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और अन्य की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने इस कांवड़ मेले में 185 बाइक और 5 बड़े वाहन भी सीज किए हैं। साथ ही करीब 200 उन कांवड़ियों को पुलिस ढूंढ रही है जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिनको नोटिस देने के बाद पुलिस इनसे रकम की वसूली करेगी। इस संबंध में वहाँ के जो स्थानीय थानाध्यक्ष है, मेरी बात हुई तो उनके द्वारा नोटिस भेजा गया है, क्योंकि सबके जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो उसमें वाहनों के नाम इत्यादि है, उस नंबर से स्पष्ट हो जा रहा था कहाँ के हैं। तो इसमें एक नोटिस जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई है नोटिस जारी किया गया है और जैसे तामील होगा फिर उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो भी विधि सम्मत है वो की जाएगी। इस बार की कांवड़ यात्रा में करीब 4.25 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार जल लेने पहुंचे थे, लेकिन इन शिव भक्तों के रूप में कई हुड़दंगी भी पहुंचे थे, जिन पर अब पुलिस ठोस कार्रवाई करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पौड़ी में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु भारी मुसीबत बन गए हैं। आवारा पशुओं की वजह से कई बार सड़क हादसे भी हो रहे हैं और जाम की समस्या भी हो रही है, जिसने प्रशासन की चिंता को भी बढ़ाया है। हालांकि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रदेश में आवारा गौवंश को शरण देने के लिए गौशाला बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक पूरे प्रदेश में 3000 आवारा गौवंश को शरण दी जा चुकी है। ये प्रण लिया है कि लगभग 27,000 जानवर सड़कों पे हैं, जो हमारा एस्टिमेट है, निराश्रित पशु जिसको हम कहते हैं, उनको सड़कों से हटा के गौशालाओं में लाने की एक व्यवस्था हमने शुरू करी है। हमने उत्तराखंड में हर डीएम को, जिले के डीएम को ये पावर दी है कि आप किसी भी सरकारी भूमि को गौशाला के इस्तेमाल के लिए आप दे सकते हैं। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के घायल लोग सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान आरोप है कि एक डॉक्टर ने मेडिकल के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं मामले का संज्ञान सीएमएस ने लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हमें पता के बात पेश कितने हो
उन्होंने हमारे से पैसे दिए 20,000 रुपए इस सरकारी हॉस्पिटल में। हमें ये मालूम नहीं है कि पैसे डॉक्टरों पे जेब भरने के लिए ले रहे हैं क्या इलाज के लिए। शनिवार को मेरे पास आई थी, पार्टी के द्वारा सूचित किया गया है कि इमरजेंसी में उसके द्वारा किसी चिकित्सक के द्वारा पैसे लिए गए हैं। तो मैंने तत्काल उसमें उनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। उनको लिखना नहीं आता था, मैंने अपने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया और एप्लीकेशन लिख पा के और हम उसमें एक जांच कमेटी बना रहे हैं और इस संबंध में मैंने सीएमओ हरिद्वार को भी पूरा सूचित कर दिया है। बीते काफी समय से देहरादून साइबर फ्रॉड का अड्डा बनता जा रहा है। एक ऐसा ही साइबर कॉल सेंटर राजपुर के आईटी पार्क में चल रहा था। ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से कॉल सेंटर बीते 1.5 सालों से चल रहा था, जो विदेशों में बैठे लोगों को एंटी हैकिंग विभाग का प्रतिनिधि बताकर बैंक की जानकारी निकालता था, फिर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 81 लैपटॉप, 42 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। साथ ही कॉल सेंटर में 50 से ज्यादा युवक काम कर रहे थे, जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। कहीं ना कहीं जो इस तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं वो 6 से 8 महीने 1 साल ऑपरेट करते हैं वहाँ पर और चेंज करते थे। जो मोडस ऑपरेंडी पता चला है कि इस तरह से करते हैं, तो जब भी इस तरह के कॉल सेंटर्स ऐसे शहरों में आते हैं, चूंकि उनको सस्ते में जो है देखा जाए तो उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए छोटे शहरों में 10,000, 20,000, 30,000 में, जहाँ उस तरह के लोग को ओवरनाइट एम्प्लॉय कर लेते हैं। उत्तराखंड पर एक बार फिर से आपदा का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अगले 5 दिन तो भारी बारिश होने वाली है, लेकिन उसके ठीक बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद भारी से भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे में पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मॉनसून सीजन में 1 जून से अब तक करीब 2 महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे मॉनसून के उत्तराखंड की ओर शिफ्ट होने से बारिश की रफ्तार भी तेज होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 9 और 10 अगस्त को देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, यूएस नगर और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में बारिश सामान्य होगी। इसके बाद 11 अगस्त से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। बागेश्वर, चमोली, देहरादून में भारी बारिश, तो वहीं नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और उत्तरकाशी में भी तेज बारिश होगी। जबकि 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन बारिश का असली कहर 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। पूरे राज्य में 15 से 20 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखेंगे फिर जो पूरा फ्लो एक तरह से ऊपर आ जाता है फुटहिल के अलोंग जो है, और बे ऑफ बंगाल साइड से भी फ्लो आएगा, तो मैं समझता हूं कि फिर उस समय 15-16 के बाद जो 15-16 से आप देखेंगे जो एक्टिविटी है वो थोड़ी और बढ़ेगी। तो वेरी हैवी रेन से 15-16 से, और पूरे राज्य में अच्छी बारिश जो है हल्की से मध्यम से ज्यादातर जगहों में मिलना जो है, तो इस तरह की स्थिति वो दिख रही है। अब तक इस सीजन में बागेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है, जबकि पौड़ी जिले में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। तो ऐसे में अगले 10 से 12 दिन प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है, तो वहीं नदी नालों पर भी उफान आ सकता है। इसे लेकर पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आज 8 अगस्त है और आज ही के दिन 1936 में एशिया के पहले नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जिसे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। कॉर्बेट के इन 88 सालों के शानदार सफर पर आइए एक नजर डालते हैं। देश में 1 अप्रैल 1973 को बाघ बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसमें बाघों को संरक्षित करने का पहला जिम्मा भी कॉर्बेट पार्क को दिया गया, जिसे कॉर्बेट पार्क ने बखूबी निभाया है। यहाँ साल 1976 में 57 बाघ थे, जो अब बढ़कर 260 हो गए हैं। देश के 55 टाइगर रिजर्व में यहाँ सबसे ज्यादा बाघ हैं, जिनका घनत्व भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। उसके बाद आज अगर बाघ का नंबर देखें चाहे घनत्व देखें, उन सब में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नंबर 1 है।
तो इस तरह से जो अग्रणी जो पोजीशन है कॉर्बेट की वो लगातार मेंटेन्ड है। आगे भी हमारा ये प्रयास है कि इसी तरह के कार्यक्रम और कार्य इसी तरह से करे जाएं ताकि कॉर्बेट वन्यजीव संरक्षण में नंबर 1 की जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर सके। प्रदेश में राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में यहां से बाघों को शिफ्ट किया गया, जो एक सफल प्रयोग साबित हुआ, जिसके बाद अब दूसरे राज्यों से भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाघों की डिमांड आने लगी है। आज की तारीख में 2 राज्यों ने हमसे टाइगर्स मांगे हैं, एक उड़ीसा में और एक राजस्थान में। दोनों के लिए हमारी राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है। जो उड़ीसा के लिए जो प्रस्ताव था उसमें NTCA का यह मत है कि पहले वो अपने बगल के राज्यों से प्रयास करें। राजस्थान के लिए सहमति जो दी गई उस पर अभी वहाँ से दोबारा कुछ आया नहीं है। वन्यजीव संरक्षण के लिए 1936 में किया गया बीजारोपण अब खूब फल फूल रहा है। कॉर्बेट के ये बाघ अब देश में अपना कुनबा बढ़ाने को तैयार है। कुल मिलाकर कॉर्बेट पार्क का 88 साल का ये सफर शानदार साबित हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाट्टी की रिपोर्ट।